जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का 20th डे और आज हम देखेंगे पॉलिटी का 10 एमसीक्यू को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इससे पहले 16 दिन जो है ना वो 10-10 एमसीक्यू को देख चुके हैं। एमसीक्यू का सीरीज जो है पॉलिटी का स्टार्ट हुआ है, हम डेली 10-10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखे होंगे ना तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आगे भी हमारा सीरीज जो है वो आते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल में बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं आज का क्वेश्चंस को। चलो हम आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डिफाइंस द कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्स। हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है ना वो डिफाइन करता है कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्स। तो कंपोजिशन मतलब एक संगठन, जैसे कि पार्लियामेंट जो है ना कितने लोग कितने मतलब क्या क्या मिल के बनता है। पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिल करके जो है ना पार्लियामेंट का एक पार्लियामेंट कहलाता है। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो है ना वो इसके बारे में कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्स के बारे में जो है वो किस आर्टिकल में बताया गया है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 29 में जो है कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बताया गया। कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 29 में बताया गया है। अब हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारे संविधान के कहाँ पे कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्स के बारे में दिया गया है, तो 29 में। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया होते हैं, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इससे मिलकर हम क्या कहते हैं, हम इसको कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स को समझते हैं कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का जो है ना वैल्यू क्या है इसको समझते हैं। तो अगर कोई लॉ बनाना है ना, अगर कोई हमारे संविधान में कोई कानून बनाना हो तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, तो हमें उसके लिए बिल को पास कराना पड़ता है लोकसभा से, राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट का कंसेंट जो है ना वो जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे संविधान के कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हमारे संविधान में कहा दिए गए, 29 में। ठीक है, इन तीनों से पास होने के बाद है ना तब जाके क्या बनता है, एक लॉ बनता है हमारे संविधान में। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव्स द प्रेसिडेंट्स द पावर ऑफ ग्रांट पार्डन्स। तो हमारे संविधान में प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत क्षमा करने की जो शक्ति है ना वो किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है। तो हमारे संविधान में जो है वो आर्टिकल नंबर 22 के तहत जो है ना प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, किसके तहत, तो आर्टिकल 22 के तहत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 22, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या प्राप्त है इसको देखते हैं। तो आर्टिकल 22 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, पार्डन कहे तो क्षमादान जिसे कह सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से जो है ना फॉरगिवनेस कर सकते हैं, पनिशमेंट को पूर्ण रूप से क्षमा करने की शक्ति जो है वो प्राप्त है प्रेसिडेंट को। ठीक है, रिफ्राइव कर सकते हैं, दंड को जो है ना वो कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल रीजंस, इलनेस, बीमारी के कारण, एज के कारण जो है ना वो कंडीशंस पनिशमेंट्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ प्राप्त है प्रेसिडेंट को आर्टिकल किसके तहत, तो आर्टिकल 22 के तहत। ठीक है, अब हम देखते हैं रिमिजन कहे तो दंड अवधि में कमी, यानी कि उसका जो पनिशमेंट का ड्यूरेशन जो है ना उसको घटा सकता है। ठीक है, जेल टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी पनिशमेंट रिमेन्स, अगर पनिशमेंट अगर ज़्यादा हो ना तो उसको घटा सकते हैं। यानी कि अगर मान लो उसे 10 साल का पनिशमेंट मिला है तो उसको 5 साल भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रेसिडेंट के पास पावर है। ठीक है, कम्यूटेशंस मतलब दंड परिवर्तन, यानी उसका दंड को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान को डेथ सेंटेंस मिला, ठीक है, तो उसको बदल करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला
तो उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये सब शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को प्राप्त है। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। तो पार्लियामेंट के मेंबर को जो है ना प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस कहें तो पार्लियामेंट को मेंबर के जो है ना पार्लियामेंट में फ्रीली रूप से यानी इंडिपेंडेंट रूप से बोलने की जो है ना वो आज़ादी प्राप्त है। तो वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? यानी उसे कोई भी चीज़ अगर पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उसे उसके रिगार्डिंग जो है ना अगर कोई केस करना चाहे तो केस भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत ऐसा स्वतंत्रता प्राप्त है? तो आर्टिकल 105 के तहत जो है ना पार्लियामेंट के सदस्य को जो है फ्रीडम प्राप्त है कि वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग केस नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं हम आगे इसके बारे में समझते हैं। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 105 में दिया गया है, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट आर स्पेशल राइट्स प्रोटेक्शंस गिवन टू। पार्लियामेंट के सदस्य को क्या करता है? प्रोटेक्शंस देने का काम करता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ये चीज़ प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 105 के तहत। इसमें देखो सो दे कैन वर्क, तो ये सब क्यों प्राप्त है? ताकि पार्लियामेंट के सदस्य जो है फ्रीली रूप से काम कर सके, फेयरलेसली रूप से और इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके। ठीक है, मेन प्रिविलेजेस क्या है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, बोलने की आज़ादी जो है ना, फ्रीडम बोलने की आज़ादी प्राप्त है। कहाँ पे? MP कैन स्पीक फ्रीली इनसाइड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो है ना वो फ्रीली रूप से बोल सकते हैं। ठीक है, नो कोर्ट केस कैन फॉर व्हाट दे से इन हाउस, अगर कुछ भी हाउस में बोलते हैं तो उसके रिगार्डिंग केस नहीं हो सकता है पार्लियामेंट के मेंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये सब आज़ादी प्राप्त है आर्टिकल 105 के तहत। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। नो अरेस्ट इन सिविल केसेस, किस केसेस में? सिविल केसेस में। ड्यूरिंग सेशंस, यानी सेशंस के दौरान या फिर सेशंस के 40 दिन या 40 दिन बाद जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ये फ्रीडम प्राप्त है। तो आप समझते थोड़ा सा यहाँ पे सिविल केसेस का मतलब क्या होता है? सिविल केसेस जो है ना वो एक लीगल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू राइट्स, ठीक है, प्रॉपर्टी, मनी, पर्सनल मैटर्स, ये सब के बारे में जो बात करता है उसे हम क्या कहते हैं? सिविल केसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो राइट टू पब्लिक डिबेट्स, ये राइट्स प्राप्त है किसे? तो पार्लियामेंट के मेंबर को। तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स कैन पब्लिश लीगली, पार्लियामेंट्री डिबेट्स को जो है ना वो लीगली रूप से क्या किया जा सकता है? तो उसे पब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, प्रोटेक्शंस फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, प्रोटेक्शंस प्राप्त है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लेकर के। नो लीगल एक्शन फॉर स्पीचेस वोट्स इन पार्लियामेंट, लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, लेकिन राइट पनिश किया जा सकता है फॉर कंटेम्प्ट, अगर कंटेम्प्ट यानी पार्लियामेंट के बातों को अगर ना माने तो उसे क्या किया जा सकता है? तो पनिश किया जा सकता है। जैसे कोई उद्दंडता दिखाए ना तो उसे पनिश भी किया जा सकता है। जैसे पार्लियामेंट कैन पनिश दोज हु इंसल्ट और ऑब्स्ट्रक्ट इट्स वर्क, अगर कोई बाधा डालता है ना पार्लियामेंट के वर्क में तो उसे क्या किया जा सकता है? तो उसे पनिश किया जा सकता है। तो ये राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है ये समझो। पार्लियामेंट हैज पावर टू पनिश एनीवन हु डिसरिस्पेक्ट्स और ऑब्स्ट्रक्ट इट्स वर्क, पार्लियामेंट जो है क्या कर सकता है? पनिश कर सकता है अगर उसे डिसरिस्पेक्ट दिखाया और ऑब्स्ट्रक्ट काम में बाधा डाला तो उसे क्या कर सकता है? पनिश कर सकता है किसी भी पार्लियामेंट के सदस्य को। ठीक है, कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है ये समझो। जैसे डिसरिस्पेक्टिंग पार्लियामेंट, अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो पार्लियामेंट के सदस्य को तो उसे क्या कहेंगे? कंटेम्प्ट, मतलब पार्लियामेंट के बातों को जो है ना वो ना सुन रहा हो। ठीक है, इंसल्टिंग MP, थ्रेटनिंग मेंबर्स, थ्रेट कर रहा हो मेंबर्स को। ठीक है, तो कंटेम्प्ट के अगेंस्ट जा रहा हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? तो वो कंटेम्प्ट के, पार्लियामेंट के कंटेम्प्ट के जो है वो अगेंस्ट जा रहा हो। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है? तो उसे पनिश किया जा सकता है। क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस प्रोसीडिंग, अगर क्रिएट कर रहा हो डिस्टर्बेंस प्रोसीडिंग में तो उसे पनिश किया जा सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ पार्लियामेंट, हार्मिंग द डिग्निटी ऑफ द हाउस, अगर हार्म कर रहा हो हाउस की डिग्निटी को तो उसे पनिश किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स में समझे, इफ एन MP स्पीक्स स्ट्रांगली अगेंस्ट गवर्नमेंट्स इन पार्लियामेंट, अगर कोई MP जो है ना वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर बोल रहा हो, गवर्नमेंट के
अगेंस्ट अगर बोल रहा हो पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर जो है क्या किया जा सकता है, तो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट जो है ना वो किसी प्रकार का जो है ना वो मतलब अधिकार नहीं है कोर्ट के पास कि उसे दंड दे सके। ठीक है, ऐसा हमारे पार्लियामेंट के सदस्यों को जो है प्रिविलेज प्राप्त है। ठीक है, पार्लियामेंट का प्रिविलेज प्राप्त है आर्टिकल 105 के तहत। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन है, विच बॉडी इज नॉन एज द वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो किस बॉडी को जो है ना वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस के रूप से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को क्या जाना जाता है, तो इसे वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैग। जैसे कैग क्या करता है, तो कैग ऑडिट्स करने का काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट्स को, चेक्स हाउ पब्लिक मनी इज स्पेंड, कितना मनी को स्पेंड करा ये चेक करने का काम करता है। डिटेक्ट्स करता है फाइनेंशियल रेगुलेटरीज को, इंश्योर्स करता है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, रिपोर्ट्स मिसयूज ऑफ फंड्स, प्रोटेक्ट्स करता है पब्लिक मनी को। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस के रूप में हम इसे जानते हैं, किसको, कैग को। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच बिल नीड्स द प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशंस बिफोर इंट्रोडक्शंस। किस बिल की जरूरत पड़ता है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है ना उसे प्रायर रिकमेंडेशंस करने की जरूरत पड़ता है, किस बिल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मनी बिल। मनी बिल को जो है ना प्रायर रिकमेंडेशंस देना पड़ता है प्रेसिडेंट से। ठीक है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले। अब हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनी बिल कैनॉट इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस के बाद ही जो है मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ, लोकसभा में, राज्यसभा में इसका कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, मनी बिल को रिगार्डिंग जो है वो राज्यसभा में इसका कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, मनी बिल को केवल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है तो लोकसभा में, इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं, जैसे कि मनी बिल जो है ना वो क्या बात करता है, तो टैक्सेशन के बारे में बात करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करता है, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात करता है, बोरोइंग ऑफ मनी की बात करता है, पब्लिक अकाउंट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में थोड़ा सा देखें तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल हम उसको कहेंगे, एन ऑर्डिनरी बिल इज ए रेगुलर बिल। ऑर्डिनरी बिल को हम रेगुलर बिल भी कहते हैं, जो कि क्रिएट किया जाता है चेंज कॉमन लॉज फॉर कंट्री। कॉमन लॉज को बदलने के लिए जो है ना ऑर्डिनरी बिल को लाया जाता है। जैसे एजुकेशन लॉ को बदलने के लिए ट्रैफिक लॉ को, साइबर लॉ को, एजुकेशन एनवायरमेंटल लॉ को, लेबर लॉ को, हेल्थ लॉ को बदलने के लिए क्या कौन सा बिल लाया जाता है, तो ऑर्डिनरी बिल लाया जाता है। ठीक है, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। ये हमारे ऑप्शंस में था तो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर बिल इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट्स बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, बल्कि पार्लियामेंट के सदस्यों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, पार्लियामेंट के सदस्यों के द्वारा, कोई मिनिस्टर इसका इंट्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, पार्लियामेंट के सदस्य जो जिस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। जैसे हम देख सकते हैं कि वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग को अगर बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्म के रिगार्डिंग एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 6 क्वेश्चन है, विच बॉडी कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा बॉडी जो है ना वो प्रेसिडेंट को शुरुआत कर सकता है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को, तो कौन सा बॉडी जो है वो शुरुआत कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी में से जो है ना वो इनिशिएट किया जा सकता है पार्लियामेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसीडिंग को शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे संविधान के 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स के बारे में, तो इसमें बताया गया कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है वो अगेंस्ट पार्लियामेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स। तो किसके रे आर्टिकल 61 के तहत जो है वो पार्लियामेंट का
यानी लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी जो शुरुआत किया जा सकता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, ठीक है। हम देखते हैं सो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन स्टार्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस, इसलिए किसी भी हाउस से जो है वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट का। हम इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो इम्पीचमेंट इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट कब लाया जा सकता है? जब प्रेसिडेंट कोई वायलेट कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट को हटाना जो है वो इतना आसान नहीं है, ठीक है, हम आगे समझेंगे। चार्जेस मस्ट बी साइंड 1/4 मेंबर्स, लेकिन जरूरी है क्या, जितने भी मेंबर पार्लियामेंट में ना उसका 1/4 मेंबर जो है ना उसके साइन जो है ना वो जरूरी है, मतलब उसके पक्ष में होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी पास 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। कितना? 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप जो है ना वो अगर पास कर देते हैं तब जाकर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। हम समझते हैं कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप क्या होता है, ठीक है। तो देखो 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप्स के हैं तो एटलीस्ट 67% ऑफ ऑल मेंबर्स जो है ना 67%, यानी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर्स का 67% जो है ना अगर मेंबर फेवर में हो तब जाकर के प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट हो सकता है, ठीक है। इवन इफ सम मेंबर्स आर एब्सेंट, अगर एब्सेंट भी मेंबर हो ना तब भी जरूरी है कि वो उसके पक्ष में हो, ठीक है। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के पक्ष में हो तब जाकर के इम्पीचमेंट हो सकता है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। लोकसभा में बात करें जैसे 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, तो उसमें से 2/3 जो है ना वो नीड होता है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स का नीड होता है। तो उसमें हम बोले 362 मेंबर्स अप्रोक्स जो है ना पक्ष में होना चाहिए तब जाकर के लोकसभा से पास होगा इम्पीचमेंट का, ठीक है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है वो लोकसभा से पास होगा। अब सो एटलीस्ट जो है ना 362 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वोटिंग आना चाहिए प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के पक्ष में, ठीक है, तब जाकर के लोकसभा से पास होगा। और राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें 164 मेंबर्स जो है ना वो अप्रोक्स उसके पक्ष में होना चाहिए तब जाकर के राज्यसभा से पास होगा इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, प्रेसिडेंट का। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का 7th क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 7th क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल लीव पिटिशंस। कौन सा आर्टिकल जो है ना हमारे संविधान में वो प्रोवाइड करता है स्पेशल लीव पिटिशन। तो स्पेशल लीव पिटिशन जो है ना वो किसे प्राप्त होता है? तो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है, ठीक है। स्पेशल लीव पिटिशंस बोले तो यानी कि अगर लोअर कोर्ट कोई केस को देखती है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना अगर वो चाहे तो उस डिसीजंस के ऊपर जो है ना वो फिर से अपना निर्णय दे सकती है, अपना निर्णय जो है ना वो फिर से दे सकती है, ठीक है। तो ऐसा अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? ऐसा अधिकार जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट को किसके तहत प्राप्त है? हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 136 के तहत। आर्टिकल 136 के तहत जो है वो स्पेशल लीव पिटिशंस के बारे में बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। हम इसके बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 136 जो है वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू ग्रांट स्पेशल स्पेशल परमिशन देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट्स के अगेंस्ट जो है ना वो अपील करने का क्या देता है? परमिशन देता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। डिक्री मतलब हम समझाएंगे आगे, ठीक है। डिक्री, ऑर्डर और डिसीजंस ऑफ एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल, तो किसी भी या तो ट्राइब्यूनल का या फिर हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट का किसी डिसीजंस के ऊपर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? फिर से सुनवाई कर सकता है, ठीक है। जैसे देखो अगर हम एग्जांपल्स के रूप में समझें ज़्यादा से समझ में आएगा। इफ़ अगर कोई हाई कोर्ट हो, ठीक है, अगर कोई हाई कोर्ट जो है वो एक पास करता हो जजमेंट्स को, टू पर्सन फील्स इनजस्टिस, लेकिन वो पर्सन क्या कर रहा हो? वो पर्सन जो है वो इनजस्टिस फील कर रहा हो, तो क्या कर सकता है? वो पर्सन जो है ना वो SLP जो है ना वो दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर SLP दायर करेगा आर्टिकल 136 के रिस्पेक्ट में तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस केस को फिर से देख सकता है, ठीक है। SLP मीन्स क्या होता है? स्पेशल लीव पिटिशंस, ठीक है। अब हम देखते हैं डिक्री मतलब क्या होता है। डिक्री जो बात की तो डिक्री मतलब होता है कि फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डिसीजंस कोई कोर्ट ले लेता है ना, तो कोई सिविल डिस्प्यूट में जो है ना, सिविल डिस्प्यूट में जो फाइनल डिसीजंस ले लेता है कोई कोर्ट, हम उसे क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं की फीचर्स स्पेशल लीव पिटिशंस को लेकर के जो है ना की फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अपील्स क्या करता है? ऑल कोर्ट्स करता है एंड ट्राइब्यूनल्स,
स्पेशल लीव का क्या की फीचर्स होता है, तो सभी कोर्ट में जो है वो अपील किया जाता है और ट्राइब्यूनल्स के रिगार्डिंग जो है वो स्पेशल लीव पिटिशन लाया जा सकता है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है, नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एससी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पिटिशंस, सुप्रीम कोर्ट जो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है पिटिशंस को। एक्ट्स एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वैल्यू, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वैल्यू की तरह काम कर सकता है, ठीक है। इंश्योर्स जस्टिस इन एक्सेप्शनल केसेस, और जस्टिस दिलाने का काम कर सकता है किस स्पेशल लीव पिटिशंस के तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन को, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल जो है ना प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट के सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे संविधान के 59 में दिया गया है प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 59 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सैलरी, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है विच आर्टिकल डील्स विद द ऑथ ऑफ मिनिस्टर्स, कौन सा आर्टिकल जो है ना वो डील करता है, कौन सा आर्टिकल बताता है, तो मिनिस्टर्स के ओथ के रिगार्डिंग जो है वो कौन सा आर्टिकल दिया गया है, मिनिस्टर्स को ओथ और अपॉइंट करने का जो है ना वो प्रोसीडिंग जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 75 में दिया गया। कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 75। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में डील करता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट, ओथ, ये सब के बारे में दिया गया है, ठीक है। हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ओथ दिया जाता है अदर मिनिस्टर्स को जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना उसको भी अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन कंसल्ट लेना पड़ता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। एडवाइस ऑफ पीएम, एडवाइस लेना पड़ता है, ठीक है। ओथ ऑफ ऑफिस और सिक्रेसी, तो ओथ का बात करें तो मिनिस्टर्स टेक मिनिस्टर जो है ना वो टू ओथ लेते हैं, ठीक है। ओथ ऑफ ऑफिस का लेते हैं और ओथ ऑफ सिक्रेसी मतलब मस्ट मीन्स दे मस्ट वर्क हॉनेस्टली एंड कीप वर्क मैटर सीक्रेटली, यानी वो ईमानदारी से काम करे और अपने गवर्नमेंट का जो सीक्रेट चीज़ें ना उसे शेयर ना करे, इसके रिगार्डिंग जो है ना वो ओथ लेते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स। अब हम देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करें, जो कि हमारे संविधान के 75 में बताया गया है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहाँ, लोकसभा के। इफ़ लोकसभा लूजेज कॉन्फिडेंस, अगर लोकसभा जो है ना वो लूज करता है कॉन्फिडेंस को द होल गवर्नमेंट्स, तो फिर होल गवर्नमेंट्स जो है ना वो क्या करना पड़ता है, होल गवर्नमेंट्स को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। पूरे गवर्नमेंट्स को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है अगर प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं तो, ठीक है। अगर हम टेन्यूर का बात करें, जो कि हमारे संविधान के 75 में बताया गया है आर्टिकल में, तो मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे ना तब तक जो है ना मिनिस्टर्स क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिस में जो है ना वो रह सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट्स ऑफ लोकसभा, लेकिन ये डिपेंड क्या करता है, लोकसभा के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है टेन्यूर, ठीक है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर ही जो है ना वो कॉन्फिडेंस को लूज कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा जो है ना वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लो, जैसे 75 में क्या बताया गया, तो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट प्लेजर, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर से, प्रेसिडेंट की सहमति जो है ना मिनिस्टर्स क्या करते हैं, होल्ड करते हैं ऑफिस को, ठीक है। आर्टिकल 25(3) में बताया गया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोकसभा के ऊपर, कौन, मिनिस्टर्स के ऊपर। मिनिस्टर जो है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, लोकसभा के ऊपर, ठीक है, लोकसभा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आज का लास्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो है ना टर्म कितना होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है वो कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। कितने साल का, 5 साल का होता है वाइस प्रेसिडेंट का टर्म। इस तरीके से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका टर्म जो है कितने साल का होता है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट का 5 साल का, वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का,
लोकसभा का 5 साल का, राज्यसभा का 6 साल का, ठीक है, गवर्नर का 5 साल का। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है सारे का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू, आज का क्वेश्चन इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।